हेलो जैन साथियों, कैसे हो आप सब। विश्लेषण आईएएस के यूट्यूब मंच पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम जो यूपीएससी की प्रारंभ परीक्षा के जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको हम हल कर रहे थे, और हम जो इकोनॉमी सेक्शन के जो प्रश्न हैं उनको हल कर रहे हैं। ठीक है, हम 2020 तक के जो प्रश्न थे उनको हम आपके साथ मिलकर सॉल्व कर चुके हैं। आए हम 2021 के जो प्रश्न हैं इकोनॉमी के उनको हम हल करेंगे। ठीक है, ये हमारी एक सीरीज चल रही थी, तो उसमें क्या है, प्रश्न क्या है कि हमने एक तरफ से लिए, तो एक ये नंबरिंग की है जो हमने 127वां नंबर आ गया ये 2021 में, मतलब 2020 तक 2013 से 20 तक एक लगभग इकोनॉमी 126 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, कितने? 126। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान, अब आपको कतिपय नहीं पता है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। कतिपय भारतीय संविधान के प्रावधान, बस इतना याद रख लो, भारतीय संविधान के प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। भाई संविधान में कहीं ये लिखा है कि आरबीआई को निर्देश दे सकते केंद्र सरकार, ऐसा कहीं है? ये बोल रहे हैं। तीसरा कथन क्या कह रहा है? आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। ठीक है, आरबीआई अधिनियम कब का है? 1934 का एक्ट है। ठीक है, अब इसमें पूछा कौन कौन से सही है। ठीक है, कौन कौन से सही है। अब देखो, आपने थोड़ा बहुत संविधान पढ़ा होगा, तो आरबीआई का संविधान से बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं, सीधी सी बात आपको होता है। तो ये वाला क्वेश्चन एकदम गलत है। देखो, आरबीआई को रेगुलेट हो रही है आरबीआई के सारे फंक्शन वगैरह कौन से एक्ट में? 1934 में। और बैंकों से जुड़े हुए कौन सा एक्ट है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1940, 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आपका दूसरा वाला क्या है? गलत हो जाएगा, है ना। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं है। ठीक है, तो जिसमें दूसरा है वो आप काट दोगे, तो क्या बचेगा? केवल सी बचेगा। ठीक है, चलिए। भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में, नियोजित अनियत जो नियमित रूप से नहीं है, मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इसको बोलते हैं, ईपीएफ। सभी, ठीक है, पहली बात तो ये कह रहा, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार है, समय भुगतान पाने के लिए हकदार है। अच्छा, सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। ठीक है, तो ये बताइए, सारे अनियत मजदूरों के सब जो ईपीएफ पाने के हकदार हैं? ऐसा नहीं है। सारे जहां ऑल होगा वो वाला गलत हो जाएगा, वैसे तो क्वेश्चन इससे ही आ जाएगा ये निकल के, और जहां जहां पहला वो काट दोगे आप। देखिए, ये लॉजिक लग जाएगा एक तो इसमें। ठीक है, देखिए, ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट कब का है? देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 का है। कब का है? 1952 का। किस मंत्रालय, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? श्रम व रोजगार मंत्रालय। ठीक है, इसमें होता यह है कि मान लो कोई कर्मचारी है, ठीक, उसकी सैलरी मान लो 15,000 है। ठीक है, तो उसका एक निश्चित अंश, वो जो नियोक्ता है, जो वो कंपनी है, वो एक उसका निश्चित अंश वो व्यय करेगी। ठीक है,
और उसकी सैलरी में कुछ निश्चित अंश, जो उसको सैलरी पे हो रही है उसका कुछ निश्चित अंश वो खुद स्वयं देगा जो कर्मचारी, तो उन दोनों को मिला के ईपीएफ बनाया जाएगा। ठीक है, ये होता है ईपीएफ। दूसरा क्या है इसमें कहा गया है, समय पे भुगतान। तो इसके लिए कौन सा एक्ट है भाई, इसके लिए एक्ट है मिनिमम मिनिमम वेजेस एक्ट 1950। ठीक है, तो इसके द्वारा भुगतान, और ईपीएफ ये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के द्वारा ये हो रहा है। बाद में इसमें संशोधन भी किया गया है ना। चलिए, आर्थिक मंदी के समय निम्न में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। देखिए, आर्थिक मंदी आ रही है, इसका मतलब क्या है, आर्थिक मंदी में क्या है, डिमांड कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। पैसा कम हो जाएगा। अब देखिए क्या करना चाहिए आर्थिक मंदी से बचने के, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करनी चाहिए। ब्याज दर में वृद्धि कर देंगे तो क्या है, लोगों को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। भाई ब्याज दर आप बढ़ाने से क्या लोगों को पैसा मिल जाएगा, डिमांड बढ़ा देंगे वो। हम्म, ऐसा नहीं है भाई, ब्याज दर बढ़ा दोगे आप तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी ना यार। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा। जब पैसा ही नहीं है तो डिमांड कैसे कर देंगे वो। जब डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन ही बढ़ेगा, प्रोडक्शन ही बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिले तो आर्थिक मंदी की स्थिति, जो चक्र बना गया ना एक कुचक्र जो बन जाएगा, उस कुचक्र से कैसे बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि, सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि। दूसरा देखते हैं, कर की दरों में वृद्धि के साथ ब्याज दर में कमी। भैया टैक्स बढ़ा दोगे आप, के साथ ब्याज दर में कमी करना। देखो ब्याज दर में कमी कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन टैक्स की रेट तो बढ़ा रहे हो ना आप, लोगों का पैसा नहीं ऊपर से आप कर लगा रहे हो, तो ये वाला क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या करे, सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में कमी। भाई सार्वजनिक परियोजना व्यय में कमी कर दोगे, ठीक है, कोई परियोजना चला रही है, मान लो पुल बनना है, हाईवे बनना है, उसको आप कम कर दोगे, वहां जो लोग रोजगार जो लोगों को मिल रहा था उससे जुड़े हुए क्षेत्रों से, तो क्या है, कम हो जाएगा। जब उनके पास पैसे नहीं, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है, फिर वही स्थिति, तो ये वाला क्या है, गलत हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा इसमें, सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि। ठीक, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा भाई आर्थिक मंदी का, एक तो बेरोजगारी, बेरोजगारी मतलब प्रभाव में इसका बोलूं। ठीक, दूसरा संपत्ति की कीमत कम होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और क्या हो सकता है भाई, उपभोक्ता व्यय कम होगा। ठीक है, चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ जाती है। मान लो कोई सारी चीजें अपरिवर्तित हैं, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग, मान लो चाय, वस्तु ही तो है, अब इसकी मान लो ये क्या है कि डिमांड बढ़ जाती है। ठीक, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, मान लो सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं, ठीक है ना, तो इसकी मान लो सप्लाई कम हुई, मान लो सप्लाई बढ़ जाती है तो ऐसा लगता है कि लोगों को खत्म हो जाएगी चीजें, डिमांड करने लगते हैं ना। दूसरा ये हुआ कि लोगों के पास पैसे बढ़ गए, भाई लोगों के पास पैसा, मनी सप्लाई हमने ज्यादा कर दी, है ना। आरबीआई ने बोल दिया कि भाई कल से सारे बैंकों को 1% की रेट पे लोन मिलेगा, आ जाओ। तो क्या 1% की लोन रेट पे लोन ले रही है बैंक, मान लो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी बैंक हैं,
वो क्या करेंगे, लोगों को 2% में बांटेंगे। अभी जो चल रहा है उससे मतलब काफी ज्यादा कम है, तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, पैसा आएगा मानी चलो सब चाय पियेंगे, है ना। तो चाय पियेंगे तो क्या चाय की ये क्या कि डिमांड बढ़ जाएगी ना, किसके कारण, मनी सप्लाई के कारण। दूसरा कैसे बढ़ सकती है कि उसकी प्राइस दूसरी तरीका से ऐसे बढ़ सकती है कि अगर मान ले कि चाय जो उत्पादन हो रहा है भारत में वो क्या एकाएक कम हो जाए, मान लो फसल खराब हो जाए, नुकसान हो जाए, मान लो पहले 10 क्विंटल हो रहा था अब के 4 क्विंटल ही हुआ, तो उससे क्या होगा, उससे क्या उसकी जो डिमांड है वो तो यथावत बनी रही थी लेकिन उसकी सप्लाई कम हो गई, इससे क्या उसके प्राइस बढ़ जाएंगे ना। अब ये पूछा ये दोनों चीजें न होने के बावजूद भी अगर उस वस्तु की क्या कह रहा है बाजार में मांग बढ़ रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है इसकी स्थापन्य वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, ठीक है, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, ठीक है, वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो रही है। देखिए इतना कॉमन सेंस वाला है, वस्तु घटिया किस्म की है, उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो रही है, अरे भाई उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होगी, किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो क्या वो सस्ती चीज खाएगा, घटिया किस्म की चीज खाएगा कि अच्छी खाएगा, है बताइए। तो ये वाला तो स्वयं अपने आप ही गलत, अपने आप ही विरोधाभास, इसमें तो वस्तु घटिया किस्म की है, उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो रही है, भाई इसको ऐसे पढ़ो, उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो रही है और वस्तु घटिया किस्म की है इसलिए उसकी डिमांड बढ़ रही, तो ऐसा होगा क्या, ये वाला गलत हो जाएगा। अब मान लो चौथा ही आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तब भी क्या इससे आप देखिए वो सॉरी, एक मिनट, तीसरा 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 ये ना ये जिसमें आपको तीसरा गलत है वो आप काट दो, तीसरा तीसरा बचा क्या, ए बचा। अब देखिए इसकी कीमत घटती है, मान लो कीमत घट रही है तो भी डिमांड बढ़ सकती है, अच्छा अच्छा ये बात है, ये तो ठीक है। अब देखिए ये समझिए इसको क्या कह रहा है, इसकी स्थापन्य वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, स्थापन्य, ठीक है, इसमें क्या है इलास्टिसिटी गुड्स इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें ये होता है जैसे मान लो एक कॉफी है, ठीक, एक चाय है, दोनों एक दूसरे की पूरक है, मिलती जुलती हैं। अब मान लो कॉफी चल रही है 10 रुपए का एक कप, अब एक का एक हो जाए 50 रुपए का एक कप, क्या हो जाए 50 रुपए का एक कप। अब आप ये मान के चलिए और चाय मिल रही है 15 रुपए का एक कप, तो एकाएक जो कॉफी की जो प्राइस थे वो बढ़ने से क्या होगा, लोग कुछ लोग चाय की तरफ मूव कर जाएंगे, चाय की तरफ आ जाएंगे, मानी चलो कॉफी छोड़ो 50 रुपए में 15 रुपए में चाय पी लेते हैं, तो उसके क्या उसके कारण उसकी जो स्थापन्य वस्तु है कौन है कॉफी, तो उसके कारण क्या है उसकी डिमांड बढ़ गई, क्यों कॉफी महंगी होने के कारण, ठीक है, इसकी क्या है डिमांड बढ़ गई, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, ठीक है, उसमें वृद्धि होने से इसकी डिमांड पे कोई फर्क यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, ठीक है। आया समय स्थापन्य वस्तु, स्थानापन्न, इलास्टिक गुड्स बोलते हैं इसको, मतलब चाय कॉफी ये दूसरे का, ठीक है, पहला और चौथा इसको हो जाएगा। चलिए भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं, इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर, ठीक है, इन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंक कार्य विनियमन, इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया है, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव के बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, ठीक है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी एक और तीन, ऑप्शन डी एक दो और तीन, बताइए क्या होगा इसका। देखिए अर्बन अब मान लो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आ रहा है 1949, तो क्या इसको आरबीआई देखेगा, आरबीआई भी क्या करेगा, आरबीआई भी देख रहा है इसको, ठीक है, और
दूसरा इसमें क्या किया गया, तो 1966 में इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत इसको लाया गया था। ठीक है, इससे पहले क्या था, 1966 से पूर्व केवल गैर कृषि ऋण देते थे ये। कृषि ऋण नहीं दे सकते थे, उसके बाद इसको संशोधन करके कृषि ऋण भी देने लगे, तो ये बात सही है। ऊपर वाला जो है ऑप्शन ए, ये क्या है, भी इक्विटी शेयर भी जारी कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला पहला वाला गलत है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा ऐसा नहीं है, इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है और आरबीआई भी इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, वो सारी बातें इस पर लागू होती हैं जो कमर्शियल बैंक भी ऊपर लागू होती हैं। ठीक है, लगभग, जिसका क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे किनसे प्रभावित होता है। चलिए भाई, देखिए, बॉन्ड प्रतिफल, इसको समझते हैं पहले। बॉन्ड यील्ड के बारे में पूछ रहा है ये, बॉन्ड यील्ड, इसको बोलते हैं प्रतिफल। ठीक, ये होता क्या है, ये एक प्रकार का लाभ है। मान लेते हैं आपने कोई बॉन्ड खरीदा, ठीक, 100 रुपए का खरीदा आपने, 100 रुपए का कोई बॉन्ड खरीदा और आपने उसको 110 रुपए में बेच दिया। कितने में, 110 में। जो 10 रुपए आपको बचे, ये क्या है, आपका प्रतिफल ही तो है, आपका प्रतिफल है। ये क्या है, बॉन्ड यील्ड ही तो है। ये क्या है, बॉन्ड यील्ड है, प्रतिफल है, जो आपको लाभ मिला है बॉन्ड से, वही तो क्या, बॉन्ड यील्ड है। अब ये कह रहा है कि जो बॉन्ड यील्ड है वो किससे प्रभावित होता है। ठीक है, किससे प्रभावित होता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व बैंक की कार्यवाही, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर, किस किस से प्रभावित होता है, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, ठीक, किस किस से प्रभावित होता है। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक यूएसए की, आरबीआई और इन्फ्लेशन। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपको पता चलेगा बॉन्ड यील्ड क्या होता है। अब मैं आपसे कहूं कि मान लो ये जो बॉन्ड है, अब 100 रुपए का था और 110 में आप बेच रहे हो, तो आपको 10 रुपए का लाभ हो रहा था। अब मैं ये कह दूं कि ये बॉन्ड 105 रुपए का है और 110 में ही आप इसको बेच पाओगे, तो क्या है, बॉन्ड यील्ड क्या है, 5 रुपए हो गया, आपको 5 रुपए मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड का प्राइस है, बॉन्ड का जो प्राइस है वो इनवर्स रिलेशन है किसके, यील्ड के, बॉन्ड यील्ड के। कैसे है भाई, अभी समझ लेते हैं। अगर इस ये बॉन्ड है 100 रुपए का, इसको मैं 90 कर दूं, है ना, मान लो 90 कर दूं इसको बॉन्ड को, तो इस पर कितने मिल जाएंगे, 20 रुपए मिल जाएंगे। अगर मैं इसको बढ़ा के 105 कर दूं, 5 रुपए मिल जाएंगे। मतलब जितने मैं बॉन्ड के प्राइस कम कर रहा हूं, मेरा बॉन्ड यील्ड उतना बढ़ रहा है। अगर मैं जितने प्राइस बॉन्ड के बढ़ा रहा हूं, तो बॉन्ड यील्ड मेरा उतना कम होते चले जा रहा है। मैं इसको कर दूं 109 रुपए, तो 1 रुपए मिला, तो बॉन्ड यील्ड जो मैं प्रतिफल मिल रहा है वो क्या कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखिए, देखिए, अब रिजर्व बैंक है, ठीक, ये कैसे प्रभावित कर सकते हैं इसको। देखिए, इसने बोल दिया जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो इसने रेपो रेट है, रेपो रेट को कम कर दिया, उसको कम कर देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। देखो, मनी सप्लाई, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोग डिमांड कर देंगे, डिमांड भी करेंगे, लोगों के पास पैसा आ जाएगा। ठीक, जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो बॉन्ड ज्यादा खरीदेंगे, बॉन्ड ज्यादा खरीदेंगे तो उसके बॉन्ड के प्राइस क्या होंगे, बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे। जब बॉन्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड यील्ड क्या होगा, कम होगा। भाई ये क्या कर रहा है, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल, इसको यील्ड बोलते हैं, यील्ड किससे प्रभावित, इससे होगा कि नहीं होगा, भाई इससे तो प्रभावित होगा।
दूसरा, अगर मान लो यूएस है, यूएस में की बैंक है, ठीक है, ये वाली रिजर्व बैंक। अब ये क्या कर दिया, इसने ये कर दिया कि अपने यहाँ जो रेट है, फेडरल रेट जिसको बोलता है फेडेक्स, फेड बोला जाता है, फेडरल रेट, इसने क्या कम कर दिए, कम कर दिए। तो लोगों के पास वहां पैसा होगा ज्यादा, पैसा होगा तो इक्विटी, वो क्या है, बाहर लगाएंगे पैसे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो हो सकता है बाहर भी इक्विटी शेयर खरीदने लग जाए वहां के लोग। तो यहाँ कैसे प्रभावित होगा, जहां पे भी खरीदेंगे वो पैसा यहाँ तक भी आ जाएगा ना, इंडिया तक, तो यहाँ पे भी खरीदेंगे, यहाँ भी डिमांड बढ़ा देंगे, है ना। अगर मान लो इसने क्या कर दिया, फेडरल रेट बढ़ा दी, पैसा ही नहीं है, तो यहाँ के जितने भी इक्विटी शेयर धारक थे, जो यूएसए के थे या, है ना, वहां की जो कंपनियां थी, यहाँ से पैसा निकालना शुरू करेंगी। ठीक है, एक बात तो ये की, दूसरी बात क्या है, अगर मान लो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ जाए, वहां 50 रुपए लगा रहे हैं तो हमको 100 रुपए मिल रहे हैं, तो वहीं पे बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, तो यहाँ भारत में जो कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां, जो नागरिक हैं, जहाँ पैसा लगाए हुआ है इक्विटी के रूप में, वो क्या कर, अपनी इक्विटी निकाल निकाल के अमेरिका में निवेश करेंगे, तो ये क्या, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। दोनों बात सही है, ठीक है। तीसरा कह रहा है इन्फ्लेशन, भाई सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन कम होगा, है ना, तो लोग क्या, पैसा बचेगा उनके पास अपनी जरूरत के सामान खरीदने के बाद, तो क्या करेंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे लगाएंगे, है ना, कुछ और निवेश करेंगे। और उनके पास मान लो इन्फ्लेशन ज्यादा है, भाई 5 रुपए की चीज 10 रुपए मिल रही है, तो उनका पैसा ही नहीं बचेगा, तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड डील से उसको क्या लेना देना है फिर, भाई पैसा बचना भी चाहिए, भाई इन्फ्लेशन भी क्या है, प्रभावित करेगा इसको, तो क्या हो जाए, बॉन्ड डील, तीनों ही हो जाएगा। चलिए, अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, वैश्विक निक्षेपागार, डिपॉजिटरी प्राप्तियां, अनिवासी विदेशी जमा, अनिवासी विदेशी जमा, किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये पूछ रहे एफडीआई में किसको शामिल किया जाता है। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए, एक आपको पता है करंट अकाउंट बैलेंस और पेमेंट नाम की कोई चीज होती है, उसमें होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक, करंट अकाउंट में दो प्रकार के रहते हैं, एक होता है दृश्य, एक होता है अदृश्य। ठीक है, क्या होता है, दृश्य और अदृश्य। दृश्य में क्या आएगा, गुड्स आ जाएंगी आपकी, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा भाई, अदृश्य में इनविजिबल, इसमें क्या आ जाएंगी, सर्विसेज आ जाएंगी। ठीक, हम कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, हमको इस पे आना है, एफडीआई वाले पे। इसमें क्या होगा, एक इसमें तीन प्रकार से बांट लेते हैं इसको, निवेश, एक होता है लोन, ठीक, एक होता है बैंकिंग कैपिटल। ठीक, निवेश में क्या आ जाएगा आपका, एफडीआई और एफआईआई। ठीक है, लोन तो आप समझ रहे हो, है ना, और बैंकिंग कैपिटल में क्या आ जाएगा, एनआरआई डिपॉजिट वगैरह। ठीक, इतना बस, इससे हमारा प्रश्न बन जाएगा। ये क्या करा है, अनिवासी विदेशी जमा एफडीआई के अंतर्गत आएंगी कि निवेश के अंतर्गत आएंगी, बताओ, एफडीआई अलग है, निवेश अलग है ना। ये कैपिटल अकाउंट पूछता तो उसमें आ जाती, लेकिन इसमें नहीं आएंगी। चौथा वाला क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, अच्छा ये हो सकता है भाई, सॉरी, कहाँ है, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, बेसिक निक्षेपागार डिपॉजिटरी। ठीक,
इसको बोलते हैं ग्लोबल जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, जीडीआर, ये भी इसका ही भाग है। ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अब एक मिनट, हम एडीआर थोड़ा जीडीआर के बारे में देख लेते हैं। एक होता है एडीआर, एक होता है जीडीआर। एक को बोलते हैं जीडीआर को ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, ठीक है। एडीआर को बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ठीक है। बस हम ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसका देख लेते हैं, क्या कह रहा है ये। देखिए ऐसे मान लीजिए, का जो आंसर होगा ये होगा। देखिए जी, एडीआर जानते हैं, फिर वही जीडीआर हो जाए ग्लोबल लेवल। अब मान लेते हैं अडानी है, ठीक, ये अडानी जी हैं। ये चाह रहे हैं कि मैं जो है अमेरिका की मार्केट से पैसा उधार लूं, वहां पे क्या अपने शेयर बेचूं, ठीक। अब ये क्या करेंगे, अमेरिका की बैंक है, कोई मान लेते सिटी बैंक है, उसको क्या अपने शेयर देंगे। ये बैंक इनके बिहाफ पे, है ना, इनके शेयर के बिहाफ पे कुछ अंश इनसे लेगी, कुछ पैसा उसका प्रॉफिट का, इनके बिहाफ पे वहां के शेयर मार्केट जो नेस्डेक है या और भी है, नेस्डेक में शेयर जारी कर देगी, ठीक, ठीक है। जो शेयर जारी कर देगी, शेयर के बदले में पैसा आएगा, कुछ अंश वो खुद भी रखेगी और बाकी अडानी को दे देगी। तो यही पूरी जो कंसेप्ट है, मान लो अडानी जी को अमेरिका से पैसा लेना है, वो सिटी बैंक को शेयर जारी कर रहे हैं, सिटी बैंक इसके आप पे एडीआर जारी कर देती है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इसी तरह मान लो किसी और कंट्री जुटाना हो, यूरोपियन यूनियन या कुछ कहीं और देशों से, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, उसको बोलते हैं जीडीआर। बस यही कंसेप्ट है इसका, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से मतलब अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन पूछ रहा है वो, ठीक। विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, विदेशी बाजार में घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, अच्छा। व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, ठीक है। देखिए डिवैल्यूएशन क्या होता है, अभी हाल ही में चीन के द्वारा अपनी मुद्रा का, युआन का डिवैल्यूएशन किया गया है। अब मान लो ऐसा करते हैं, जैसे मान लो 80 रुपए, रुपए 80 बराबर $1 चल रहा है, हम ये बुक कर लें, हम बोल दे भाई 90 रुपए का, 90 रुपए बराबर में $1 कर देते हैं। क्यों करते हैं भाई ऐसा, ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे निर्यात को थोड़ा बढ़ावा मिल जाए। कैसे मिलेगा सर, अभी मान लो आप 80 रुपए किलो टमाटर है, मतलब टमाटर 80 रुपए में मान लेते हैं, 80 रुपए में 8 टमाटर आ रहे हैं, कितने, 8। तो 90, अब मान लो उसको देना तो 80 रुपए की जगह देना कितना, एक $1 देना है उसको। अब $1 दे के वो 90 रुपए ले रहा है, तो 90 रुपए में कितने टमाटर आ गए, 9 टमाटर। भाई भारत टमाटर बना रहा है, मान लो मेरी कंपनी केचप बना रही है, वो टमाटर लेगा, डॉलर के बदले रुपया लेगा, और रुपए से टमाटर खरीद लेगा। अब मान लो वो 9 टमाटर खरीदेगा पहले से, तो इससे क्या होगा, निर्यात बढ़ रहा है ना। पहले मान लो $1 में 8 टमाटर खरीद रहा था, अब $1 में 9 टमाटर खरीद रहा है, तो उसको क्या है, उसको लग रहा है कि मैं ज्यादा खरीद पा रहा हूँ $1 में, तो क्या करेगा वो, और डिमांड करेगा, भाई और टमाटर दो, मुझे तो देना तो $1 है, क्यों नहीं एक टमाटर एक्स्ट्रा मिल रहा तो यहीं से लूं। इससे क्या है, डिवैल्यूएशन से निर्यात आपका बढ़ता है। ये उन्हीं कंट्री के लिए ज्यादा सही रहता है जो निर्यात वो ज्यादा करते हैं, है ना। अगर इससे क्या, आयात महंगा भी तो होगा। अगर मान लो $1 की कोई चीज हम ले रहे हैं, मान लो $1 की हमने टमाटर बेचे, केचप लेंगे उससे, अब मान लो केचप ले रहे हैं उससे, और हमको चुकाना तो डॉलर में ही है।
अब क्या करना है, मान लो उसको पहले हम 80 रुपए चुका रहे थे $1 के लिए, अब 90 रुपए चुकाएंगे, तो आयात क्या है, महंगा हो रहा है ना इससे, निर्यात क्या है, सस्ता हो जाता है। तो निर्यातकों के लिए फायदा है, आयातकों के लिए क्या है, नुकसान है इससे। ठीक है। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। भाई विदेशी मूल्य बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, पहली बात तो ये है, कम कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो क्या दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो व्यापार संतुलन में सुधार लाता, जरूर नहीं है व्यापार संतुलन सुधार लाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ देश क्या आयात करते हैं, वो डिवेल्यूशन करते हैं, तो क्या दिक्कत आ जाएगी ना, तो ये वाला ही गलत हो जाएगा, केवल ये होगा इसका। ठीक है। आइए, भारत में काले धन के सृजन के काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। ठीक है। स्थावर संपदा, स्थावर संपदा, क्रय और विलासतापूर्ण आवास में निवेश के लिए संसाधनों का उपयोग, स्थावर। ठीक। अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोने इत्यादि का क्रय। ठीक है। सरकार को क्या नुकसान है ब्लैक मनी से, ये पूछ रहे हैं, ब्लैक मनी से। ब्लैक मनी क्या है, अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन। ठीक है। कर न चुकाया गया हो, है ना। इससे सरकार को क्या नुकसान हो रहा है। दूसरा कह रहा है राजनीतिक दलों को बड़े चंदे व क्षेत्रवाद का विकास, इससे सरकार को नुकसान है क्या, भारत सरकार को। कर प्रवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, भाई ये सबसे सरकार को क्या देखना है, अपना राजस्व देखना है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारी है। देखो, इन्फ्लेशन इनमें से किसके कारण होगा। ठीक है। सार्वजनिक ऋण की चुकौती करना, जो पब्लिक डेब्ट है उसकी चुकौती कर देंगे, तो क्या है उससे, क्या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बजट घाटे के वित्तीय के लिए जनता से उधार लेना, जनता से आप उधार ही ले लोगे तो जनता के पास पैसा तो बचेगा ही नहीं। भाई उनको बॉन्ड पकड़ा दोगे, सिक्योरिटी पकड़ा दोगे, उनके पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो कहां से वो डिमांड करने लगेंगे, ना इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये वाला गलत हो जाएगा। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, तो बैंकों से आप उधार ले लोगे तो बैंक क्या जनता को, ग्राहकों को कैसे लोन देगा, है ना। तो क्या है, मार्केट में मनी सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी। अगला क्या, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। अच्छा, अब मान लो ऐसे समझो, नई मुद्रा आ गई भाई, नई मुद्रा, नई मुद्रा आ गई, इससे क्या होगा, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, आपूर्ति बढ़ जाएगी ना, आपूर्ति बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी किसी चीज की तो क्या है, महंगाई, महंगाई बढ़ेगी। अब मान लो आपने सुना होगा जैसे जिम्बाब्वे, जैसे जिम्बाब्वे एक देश है ना, तो इनमें क्या है, एक बोरा भर के आपको करेंसी ले जाने पड़े, नोट ले जाने पड़े, जब आगे ब्रेड का पैकेट मिलता है। क्यों, इतने नोट उन्होंने छाप दिए, उसकी वैल्यू ही नहीं रही है कुछ भी। एक बोरा भर के आप भर के ले जाओगे पूरी, तब एक ब्रेड का पैकेट देगा, है ना। तो ये स्थिति उनकी होगी। नई मुद्रा घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, क्या इन्फ्लेशन को बढ़ावा देगा, कैसे देगा, नई मुद्रा आई तो उससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, मांग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे, भाई चीज कम है, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी। तो ये क्या है, डी हो जाएगा इसका। ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किसके किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। देखिए, मनी मल्टीप्लायर से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी मैंने इसको करा चुका हूँ आपको बहुत विस्तार में, है ना। मैंने आपको खूब अच्छे से कराया मनी मल्टीप्लायर के बारे में, एमएम को। ठीक। देखिए, मनी मल्टीप्लायर में इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मनी मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी, मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ेगा, ये पूछ रहा है ये। ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर जैसे मैंने आपको M1 बताया था,
M1 क्या है, लोगों के पास धन प्लस कासा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। M2 M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग। फिर मैंने आपको M3 बताया था, पहले मैं कई बार बता चुका हूं इसको, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। ठीक, एक होता है M4 M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट, वो सेविंग है वो डिपॉजिट है। ठीक है, ठीक। एक होता है M0, ये होता है आरबीआई के पास आरक्षित धन, आरक्षित मुद्रा। ठीक, अब पूछा है हमें मनी मल्टीप्लायर, ये क्या होता है, इसका सीधा सा फॉर्मूला ये है M3 अपॉन M0। ठीक, M3 में क्या आ जाएगा, अगर मैं देखूं तो M1 का पहली सारी चीजें, M1 क्या है, लोगों के पास जमा। ठीक है, ये लोगों के पास जमा, M1 की सारी चीजें लोगों के पास जमा प्लस कासा, कासा प्लस लोगों के पास धन प्लस क्या, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, आरई के पास आरक्षित धन। अब ये कह रहा है मुद्रा गुणक कैसे बढ़ेगा, मैं ये कह रहा हूं लोगों के पास पैसा है तब भी बढ़ रहा है, दूसरा टाइम डिपॉजिट में करा रहे हैं तब भी बढ़ेगा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में कराएंगे तब भी बढ़ेगा। अब ये क्या कह रहा है, बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि। आरक्षित निधि अनुपात में, इससे कोई मतलब है क्या, बैंकों के सामयिक चल निधि अनुपात में वृद्धि, अरे नहीं भाई गलत। देश की जनसंख्या में वृद्धि नहीं, क्या बचा, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। बैंकिंग आदत मतलब क्या है, वो कास अकाउंट में, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, टाइम डिपॉजिट में क्या है, पैसा जमा करें। टाइम डिपॉजिट का फिक्स डिपॉजिट है और एक रिकरिंग डिपॉजिट है जिसको एफडीआरडी बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगर मान लो आरबीआई के पास आरक्षित मनी बढ़ रही है, आरक्षित मुद्रा बढ़ रही है, तो मनी मल्टीप्लायर क्या है, कम हो जाएगा। ये M0 अगर बढ़ेगा तो MM कम होगा, इनवर्स रिलेशन हो गया ना इसका। ठीक है, चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उस या उसमें वृद्धि निम्नलिखित से किसके कारण हो सकती है। जैसे मान लो ये कह रहे हैं डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन कैसे हो सकती है। देखिए, विस्तारवादी नीतियां। ठीक, राजकोषीय प्रोत्साहन। अच्छा, राजकोषीय प्रोत्साहन मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी भाई। विस्तारवादी नीतियां क्या है, मान लो आरबीआई ने क्या कर दिया कि जो रेपो रेट है उसको कम कर दिया, रेपो रेट को कम कर देगी तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा, बैंकों के पास पैसा ज्यादा, लोगों को ज्यादा ऋण, लोगों को ज्यादा ऋण, इसका मतलब ज्यादा डिमांड, ज्यादा डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। सही बात है, ये भी क्या है, सही बात है आपकी दोनों। राजकोषीय प्रोत्साहन का मतलब ये है कि सरकार ने टैक्स कम कर दे, है ना, जो कर्मचारी है सरकारी कर्मचारी उनको बोनस दे दे, क्या है, प्रोत्साहन हो गया ये। ठीक है, ये दोनों बात सही है। अगला क्या कह रहा है, मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी, सूचकांक, सूचकांकन मजदूरी, मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। ठीक, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है भाई। अगला कह रहे हैं बढ़ती ब्याज दर, ब्याज दर बढ़ा दोगे तो डिमांड पुल थोड़ी होगी, मांग प्रेरित थोड़ी होगी, मांग कैसे बढ़ जाएगी भाई, ब्याज आपने बढ़ा दी, लोग पास पैसा नहीं है तो डिमांड पुल नहीं है ना ये, है ना, डिमांड पुल नहीं रहेगी। अब मान लो आप इसी को पकड़ लेते, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पांचवा पकड़ लेते, पांचवा जिसमें वो सारे गलत हो जाएंगे, तो क्या बचा, केवल ऑप्शन ए बचा। उच्च क्रय शक्ति, मान लो क्रय शक्ति बढ़ जाए तब भी क्या है, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। चलिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदरा निवेशक डिमेट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार, प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट में ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के डिविडेंड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। सही है, कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट या कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट।
ठीक। और शेयर को दोबारा कोई दूसरे एक शेयर धारक से दूसरे शेयर धारक को जो क्रय विक्रय होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये भाई सही बात है। ट्रेजरी बिल में क्या होता है, केंद्र सरकार शॉर्ट टर्म के लिए उसका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है ये, है ना, जनता से ऋण उधार लेती है। अगला कह रहा है बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, एनडीयूएसओएम, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग, नेगोशिएटेड एनडीएसओएम बोलते हैं इसको, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग, भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। सही बात है, इसी मंच पे क्या है, सरकारी प्रतिभूति खरीदी जाती है, आरबीआई का ही मंच है, बिल्कुल सही बात है ये क्या कह रहा है, सीडीएसएल जिसको सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सीडीएसएल जिसको बोला जाता है, ठीक है, का भारतीय रिजर्व बैंक के बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। भाई ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसका आरबीआई से लेना देना नहीं है। सीडीएसएल को जैसे आपका एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, ऐसे कुछ बैंक जो है बैंकों के ग्रुप के द्वारा इसको 1999 में शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, तीसरा वाला गलत है, बाकी दोनों सही है। ठीक है, बाकी दोनों सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये वाला। चलिए, बाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार किए। यह जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में, देखिए बाटर क्रेडिट क्या है, बाटर क्रेडिट, एक बाटर क्रेडिट क्या है, ठीक, एक बाटर .org करके एक एनजीओ है। ठीक है, उस एनजीओ ने क्या किया है कि स्वच्छता के लिए, शौचालय वगैरह के लिए और पीने के जल की उपलब्ध कराने के लिए वित्तीयन शुरू किया है। ठीक है, क्या किया है, बाटर क्रेडिट, बाटर क्रेडिट जल ऋण जिसको बोल देते हिंदी में, बाटर क्रेडिट जल ऋण, ये शुरू किया किसके लिए, स्वच्छता के लिए, शौचालय वगैरह के लिए, पीने के जल उपलब्ध कराने के लिए। ये एक एनजीओ है बाटर.org, ये उसने शुरू किया था। यह जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है, माइक्रो फाइनेंशियल टूल्स। सही बात है, ये एक वैश्विक पहल है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में आरंभ किया गया। भाई बिल्कुल गलत बात है, ये तो एक एनजीओ है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको केवल ये पता होगा, तो ये जिसमें दो है वो सारे गलत हो जाएंगे, है ना, आपको तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। सही बात है भाई, क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, है ना। देखिए एक बात मैं यहाँ बता दूं, जितने वैश्विक संस्थाओं से संबंधित प्रश्न देता है ना, ये पहले इसके द्वारा चलाए गए कोई बड़े संस्थान का नाम दिया तो वो ज्यादातर गलत होता है। ठीक है, आप देख लेना क्वेश्चन लगा के। और भारत में अंतिम उधारदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स के रूप में केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है, आरबीआई एक्ट का 1934 के तहत काम करता है ना, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स, अंतिम उधारदाता, मतलब कोई सारे दरवाजे बंद हो जाए बैंकों के लिए तो कहाँ जाएंगे, आरबीआई के पास। हाँ बाबूजी दे दो, और तो दिवाली उन्हीं कगार पे। ठीक है, केंद्रीय बैंक के कार्य में साधारणतः निम्नलिखित में से क्या शामिल है, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। अच्छा, अस्थायी वित्तीय संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। भाई बैंकों से करेगा ही करेगा, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना, बजट घाटे के लिए वित्तीयन के लिए थोड़ी ऋण देगा, ये बिल्कुल गलत बात। ठीक, क्या इनको व्यापार उद्योग निकायों के लिए ऋण देगा ये है, अरे इनसे ये थोड़ी ऋण देगा, इनको इनको थोड़ी ऋण देगा, कॉमन सेंस तो केवल इसका दो सही होना चाहिए, क्या है, केवल दो सही है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। अब हमारे केवल 2022 और 23 के प्रश्न बचे हैं इकोनॉमी के, और हिस्ट्री की जो सीरीज मैडम ने चलाई है आप उसको भी देखते रहें। हम आपसे
पूरी कोशिश हम करेंगे आपके साथ मिलके कि जो है यूपीएससी का पेपर है 16 जून को, उससे करीब करीब 1 महीने पहले सारी हम वीडियो करा दें, सारे प्रश्नों को हम करा दें यूपीएससी में आए हुए हैं, जिससे कि आप रिवीजन कर पाओ टाइम पे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाओ इन चीज़ों का। ठीक है, और कोई अगर कोई ऐसी क्वेरी हो, कुछ सुधार करना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।